बहू के मायके वालों का सम्मान भी जरूरी है। रितु, ये क्या लाई हो अपने मायके से? तेरी माँ कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे दी। ऐसी साड़ी तेरी माँ ही पहनती होगी, मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगी। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है, जो तू ये साड़ी बिना सोचे समझे उठाकर ले आई? गीतांजलि जी ने कड़कती आवाज में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर मम्मी मेरे साथ ही जाकर नई लेकर आई हैं, रखी हुई पुरानी साड़ी नहीं है, रितु ने कहा। यह सुनकर गीतांजलि जी की तेरवियां चढ़ गई। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची हो, और तू मुझसे जुबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई तो काम संभाल। खाने पीने का सारा काम रखा है। सबसे पहले मेरे कमरे में एक कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दे। मुंह बनाते हुए वह साड़ी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक रितु आ गई। गीतांजलि जी सकपका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय बन भी गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है, और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीते हो। मनोज भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नजर डालकर रीतू कमरे से बाहर चली गई। रीतू की शादी को 2 साल हो गए थे, और इन 2 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। रीतू भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर था। रीतू का पति विपिन अपने पिताजी की ही दुकान पर बैठता था और काम संभालता था। गीतांजलि जी को इसी बात का घमंड था कि उसका बेटा उसी के दुकान से कमाता है। वह हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में देती थी, और वे रुपए बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। काम तो विपिन सुबह से रात तक करता था, पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। विपिन की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय कर दी थी। ऋतु 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर वाले जैसे तैसे शादी कर दी। आगे भी 2 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के वक्त गीतांजलि जी ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 2 सालों में ऋतु के मायके वालों से हर त्योहार और शगुन के नाम पर रुपए और कपड़े मंगवाती रही। रीतू के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वह ज़्यादा महंगे तो नहीं दे पाते, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे, उनकी मांग पूर्ण करने की कोशिश करते थे। पर रीतू की सास कभी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे न आते, पर पहनने लायक जरूर होते थे, और गीतांजलि जी बेवजह सुना देती थी, पर हर साड़ी वो पहनती जरूर थी। अपने घमंड के आगे वह रीति की भावनाओं को कुचल देती थी। उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीतांजलि जी और अशोक जी के 3 संतान थे। बड़ी बेटी ज्योति की शादी वह इसी शहर में 4 साल पहले कर चुके थे। बेटे विपिन की शादी ऋतु से कर दी, और अब वो अपने सबसे छोटे बेटे मनोज के लिए लड़की तलाश रहे थे। मनोज की शादी वो ऊंचे और अमीर परिवार में करना चाहते थे, क्योंकि मनोज एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। गीतांजलि जी अपने छोटे बेटे के बहुत लाड लडाती थी, क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा उनको देता था। उन्हें बहुत घमंड था कि वो छोटे बेटे के लिए बहुत अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर लेंगी।
अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाली गीतांजलि जी उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। रितु की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, पर वो समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबा कर रखा जाता है, वरना वो सिर पर बैठने लगेंगी। एक दिन रितु के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में उसी शहर में आए थे, तो वह रितु से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त वो फल की टोकरी ले गए। गीतांजलि जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं, ना कि सस्ते भाव में मिल रहे फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाता है। अब देखो ना, हमने आपके स्वागत में 2 तरह की मिठाई रखी है, चाहते तो हम भी फल रखकर काम निपटा देते। यह सुनकर रीति के पापा सन्न रह गए। वह बिना कुछ खाए पिए बेटी को आशीर्वाद देकर आ गए। रितु की भी आग भर आई, पर वो मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था और पति अपने माता पिता पर निर्भर था। सच ही कहा है किसी ने, पति के साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है। कुछ समय बाद रितु की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फोन पर ये खुशखबरी सुनकर रितु बहुत खुश थी। वह शादी में जाने की तैयारी करने लगी। ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ नहीं कहा और तू जाने के लिए भी तैयारी करने लगी। क्या उन्हें पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, तो समधियों के घर 5-10 किलो मिठाई भिजवा दें, ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों के मिठाई बांट दें। मम्मी जी, पापा जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। आप तो मुझे ये बताइए कि बहन को शादी में क्या उपहार दूँ। उपहार देने के नाम से गीतांजलि जी की बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तू लिफाफा दे आना। वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता है। रितु को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सकें। रितु के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी के एक दिन पहले रितु के सास ससुर, देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में आ गए और वहाँ मनोज को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वो रितु के मामा की बेटी है और अमीर परिवार से है। अब तो गीतांजलि जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। रितु के मामा को मनोज पसंद आ गया और अच्छी कंपनी में नौकरी भी थी। मनोज और रागिनी की शादी धूमधाम से हो गई। रागिनी खुश थी कि उसकी दीदी की ही उसकी जेठानी बनी है। अब वो अपनी दीदी के साथ में रहेगी और अपने पति मनोज के व्यवहार से भी रागिनी बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहाँ से आकर जब रागिनी ने रितु के साथ रसोई संभाली और कुछ महीनों में उसे ससुराल में रितु दीदी की स्थिति का पता चला, तो उसे बहुत दुख हुआ। गीतांजलि जी अब रागिनी पर भी रौब झाड़ने लगी, पर रागिनी सुनने वालों में से नहीं थी। मनोज ने भी उसे अपनी माँ के व्यवहार के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर वह भी दंग रह गई थी। रितु के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, तो वो विपिन के साथ अपने मायके गई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद रागिनी का छोटा भाई उसी शहर में इंटरव्यू देने आया था, तो उसने काफ़ी पकवान बनाए। तो गीतांजलि जी ने टोक दिया, रागिनी
तेरा भाई ही तो आ रहा है, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या ज़रूरत थी, रोटी सब्जी ही खिला देती। मम्मी जी, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, वह चाहे मेरे मायके से आए या आपके मायके से आए। मेहमान तो भगवान होता है और इज्जत और मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान मनोज की कमाई में से बना रही हूँ, आपको क्यों आपत्ति हो रही है? अब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। जब मैं मायके जाती हूँ तो पूरी आवभगत होती है, तो मैं भी अपने मायके वालों का सम्मान करूंगी। रागिनी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीतांजलि जी हक्की बक्की रह गईं। वो कुछ कहे बिना रसोई से चली गईं। वो आज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। रागिनी ने अच्छे से भाई को खाना खिलाया। तभी गीतांजलि जी बोली, रागिनी, तेरे पापा तो इतने अमीर हैं, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। मम्मी जी, मैंने ही मना कर दिया था, आपको और पापा को डायबिटीज़ है और भैया और रितु दीदी अभी यहाँ है नहीं। हम लोग मिठाई खाते नहीं हैं तो कौन पड़ोसियों में बांटने के लिए मिठाई मंगवाती। फिर अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, बहू के घर से हर बार कुछ आए ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब रागिनी अपनी सास को बराबर जवाब दे देती थी, क्योंकि वह दूसरी रीतु नहीं बनना चाहती थी। उसने रीतु के घर में जो हालत देखी थी वह उसे काफ़ी दुखी थी और इसीलिए वह अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीतांजलि जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी थी। जितनी आसानी से वो रिति को और उसके मायके वालों को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो रागिनी को कुछ भी कह नहीं पाती थी। रितु के आने के बाद रागिनी अपने मायके रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वो मायके से वापस आई तो गीतांजलि जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने, पहले दिखाकर फिर अंदर जाएगी। मम्मी जी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे भेजा है और आपके लिए ये छोटा सा उपहार भेजा है। गीतांजलि जी ने उत्सुकता बस खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसे देखकर उनकी तेरवियाँ चढ़ गईं। ये क्या मजाक है, मैं इस किताब का क्या करूँगी, कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी क्या? रितु की मम्मी तो जब भी रितु को विदा करती थी साथ में मेरे लिए साड़ी जरूर भेजती थी, जबकि वह तो तेरी माँ से भी गरीब हैं। हाँ, रितु दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी और वो साड़ी में आप 10 कमियां निकाल कर भी उन्हें पहनती थी। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई भी साड़ी प्यार से या तारीफ करके पहनी हो, इसीलिए मैं साड़ी नहीं लाई हूँ। पता नहीं कितनी कमियां निकाल देती। इसीलिए आप ये नैतिक शिक्षा की किताब पढ़िए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझे जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है। आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना भेज दें, उसमें कमियां निकालना ज़रूरी है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। रागिनी की बात सुनकर आज रितु को भी हिम्मत आ गई थी। मम्मी जी, रागिनी ठीक कह रही है। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहें या उनका अपमान करें। आज आपकी बेटी ज्योति दीदी के ससुराल वाले आपका अपमान करें, आप जाएं तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताने मारें तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मीन मेख निकाल कर आप हमारी माँ को दोष देती हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं।
ये अब हम कुछ भी गलतियां करेंगे तो आप प्यार से सिखाइए। मायके वालों को दोस्त देने से क्या होगा, वो तो दोबारा सिखाने नहीं आएंगी। मायके से कोई सामान आए तो आपको 100 कमियां निकालनी है। मायके से कोई आए तो आपको उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करोगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे। इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीतांजलि जी का आज घमंड टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से यह सब सुनकर उन्हें गलीन महसूस हो रही थी। तभी पीछे खड़ा छोटा बेटा मनोज भी बोलता है, मम्मी, रागनी और रितु भाभी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। अगर ये दोनों आपका अपमान करें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनकी मम्मी पापा के लिए बोलोगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। अब वो जमाना गया जब लड़की वाला या लड़की वाले अपना अपमान सहन करते थे। आजकल तो सब बराबर है। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। विपिन भी दुकान से आ रहा था। उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। आज गीतांजलि जी चुप थी। अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनकर उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वह बहुओं के मायके वालों के खिलाफ और वहां से कुछ भी उपहार आए कभी अपशब्द नहीं बोलेंगी और सदा उनका सम्मान करेंगी। आज रितु खुश थी कि उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और रागिनी खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर ला दिया। दोस्तों, जीवन का एक ही नियम है, जो दोगे पलटकर वही वापस मिलेगा। इसीलिए मान सम्मान पाना है तो सामने वाले को भी मान सम्मान देना होगा, वह चाहे बहू के मायके वाले ही क्यों ना हो। हर इंसान सम्मान का अधिकार होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।